ये कहानी है तीन ऐसे जिगरी दोस्तों की जो केवल दोस्त ही नहीं थे बल्कि जुर्म की दुनिया के बादशाह भी थे। माइकल, जिसकी निशानेबाजी में मौत भी कांप उठती थी। ट्रेवर, जिसकी आंखों में शिकारी की चमक थी। और ब्रैड, जो हर डकैती को जंग की तरह लड़ता था और जंग की तरह जीतता था। उनकी दोस्ती लोहे से ज्यादा मजबूत थी और उनका हौसला मौत से भी ज्यादा बेखौफ। लेकिन किस्मत को शायद उनकी यारी रास नहीं आई। साल 2004 का वो मनहूस दिन उनकी जिंदगियों पर काले साए की तरह टूट पड़ा। एक आखिरी डकैती के लिए जब तीनों साथ निकले तो किसी को अंदाजा न था कि ये सफर वापसी का नहीं बल्कि बिछड़ने का रास्ता है। घुटने टेको और अपने हाथ ऊपर करो। जरा भी हरकत की तो यही कहानी खत्म कर दूंगा। अब यहाँ के कर्ता धर्ता हम हैं। तुम्हारी जिंदगी हमारी गिरफ्त में है। दरवाजा खोलो। अगर और वक्त जाया किया तो एक एक की गर्दन काट दी जाएगी। आखिरी चेतावनी है ये। हाथ ऊपर रखो। बमबारी के सहारे तीनों दोस्तों ने तहखाने का मजबूत दरवाजा उड़ा दिया और पल भर में तिजोरी का सारा पैसा समेट लिया। अपनी कामयाबी पर इतराते हुए वे बैंक से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक नागरिक ने माइकल को दबोच लिया और उसकी छाती पर बंदूक तान दी। हथियार फेंक दो। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और अब ये चेहरा तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं भूलों में दफन कर दो। अपने मित्र को बचाने के लिए ट्रेवर ने बिना एक पल गवाए नागरिक पर गोली चला दी। ट्रेवर उनकी दोस्ती की मजबूत नींव था, लेकिन माइकल को उसे धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि बैंक के बाहर पुलिस उन्हें घेर चुकी थी। तीनों फौरन गाड़ी की ओर भागे और उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाया। वे पुलिस से बच निकलने में सफल तो हो गए, पर अफसोस उनकी गाड़ी टकरा गई। सौभाग्य से तीनों की जान बच गई और आगे का सफर उन्होंने पैदल तय करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक ब्रैड को माथे पर गोली लगी और वह जमीन पर ढेर हो गया। माइकल और ट्रेवर अपने मित्र को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि पुलिस पहले से ही इस इलाके में मौजूद थी और अब हालात और भी भयानक हो चुके थे। भागो यहाँ से। ये सरकारी अफसर है। किसी ने जरूर पीठ में छुरा खोपा है। ब्रैड की सांसें अभी चल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो तीनों की धड़कन यहीं थम जाएगी। तभी गोलियों की बारिश हुई। एक गोली माइकल के सीने को चीरती हुई निकल गई। खून जमीन पर बहने लगा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की फिक्र थी। माइकल ने ट्रेवर से जाने के लिए कहा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब माइकल ने अपने करीबी मित्र को दोस्ती की आखिरी कसम दी। ट्रेवर ने सीने पर पछतावे का पहाड़ लिए, बंदूक उठाई और अपने दोस्तों की मौत से लड़ने लगा। लेकिन जब आखिरी गोली भी खत्म हो गई तब उसका हौसला टूट गया। वो मुड़कर भागा। पीछे 2 घायल दोस्त थे और आगे सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी। एक राहगीर को उसने हॉस्टेज बनाया, मगर यह ढाल भी बेकार साबित हुई। सरकारी अफसरों की तादाद आसमान की तरह फैली हुई थी। चारों ओर बंदूकें, चीखते सायरन और मौत की दहलीज पर खड़ा एक टूटा हुआ दोस्त। उस रात गोलियों से ज्यादा तेज आवाज ट्रेवर के दिल के टूटने की थी। लेकिन यह डकैती उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। माइकल ने अपनी ही मौत का नाटक रचा और झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी ही कब्र को दफन होते देखा, जबकि ट्रेवर इस सच से अनजान था। 9 साल बाद माइकल ने पहचान बदलकर नए नाम से जिंदगी शुरू की, डकैती और लूटपाट की दुनिया से दूर। पर इसके बावजूद उसकी जिंदगी किसी अंधेरी काल कोठरी से कम नहीं थी। बच्चों की बेरुखी, टूटती शादी और रोज के झगड़े उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। और ट्रेवर का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि अपनी नकली मौत का नाटक रचने के बाद माइकल ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और ब्रैड एक रहस्य बना हुआ था। इसी बीच 2 नए किरदार सामने आते हैं, फ्रैंकलिन और लमार, जो एक बेईमान वाहन व्यापारी के लिए काम करते थे। शोरूम पहुंचते ही उनकी नजर जिमी पर पड़ती है, जो कर्ज पर एक गाड़ी खरीदने आया था, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मैं अपनी बेशकीमती गाड़ी तुम्हें नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे लहजे में अक्ल से ज्यादा गुरूर नजर आता है। तुम्हें पैसों की तंगी है ना? पैसे की कोई तकलीफ नहीं, दौलत बेशुमार है। यही तो असली खेल है। अब ये इसे मीठे वादों में उलझाएगा और फिर इस मंदबुद्धि की पूरी कमाई निकाल लेगा। मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ ही दिनों में वाहन व्यापारी ने फ्रैंकलिन को जिमी की गाड़ी वापस लाने का हुक्म दे दिया।
कर्ज की तारीख अभी दूर थी, पर बेरोजगारी की बेड़ियों में जकड़ा फ्रैंकलिन मजबूर था। दबे पांव हवेली में घुसकर वो जिमी की गाड़ी चुरा लाया और शोरूम की ओर निकल पड़ा। तभी पीछे से उसकी कनपट्टी पर बंदूक तानी गई। पीछे बैठा था माइकल, यानी जिमी कोई और नहीं बल्कि माइकल का बेटा था। माइकल की आवाज में आग थी। उसने फ्रैंकलिन को शोरूम तोड़ने का हुक्म दिया। ये 9 मिलीमीटर की पिस्टल इस वक्त तुम्हारी किस्मत लिख रही है। शोरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसो, वरना तुम्हारा अंत यहीं तय हो जाएगा। माइकल के आदेशों का पालन करने के सिवा फ्रैंकलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गाड़ी मोड़ी और कांच तोड़ते हुए शोरूम में घुसा दी। शोरूम में माइकल ने वाहन व्यापारी को बेरहमी से पीटा, उसकी चीखों को अपने गुस्से में दबा दिया और उसे अधमरी हालत में छोड़कर चला गया। वाहन व्यापारी को सबक सिखाकर माइकल अपने घर लौटा, लेकिन दरवाजे पर खड़ा चेहरा किसी और का नहीं, फ्रैंकलिन का था। काम की तलाश में उम्मीद की एक आखिरी किरण लिए फ्रैंकलिन को देखते ही माइकल की आंखों में अतीत की परछाइयां उतर आईं। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की झलक दिखी। बंदूक, बारूद, डकैती और उबलता हुआ खून। उसके दिल में एक अनजाना अपनापन जाग उठा। फ्रैंकलिन उसे जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ साया फिर लौट आया हो। मेरी चौखट पर आने का मकसद है। काम की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है। मैं अब उस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तो अब पूरी जिंदगी बंदूक की जगह पंछियों की आवाज सुनने का इरादा है। मैंने इस खेल में उम्र गुजारी है। खून और बारूद की महक में सांसें गिनी है। तकदीर मेहरबान थी, इसलिए मौत टल गई। अब मैं थक चुका हूँ। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें लड़ते देखा, मानो कोई मुर्दा कब्र से उठकर शहर पर कयामत ढा रहा हो। वो बस एक मर्द का फर्ज था। गंदी नाली के कीड़ों के खिलाफ स्वच्छता अभियान था। तुम्हारा फर्ज तुम्हें मर्द बनाता है और मेरी मजबूरी मुझे मजदूर बनाती है। तुम अच्छे लड़के हो। इस दलदल के ख्वाब देखना छोड़ दो। यहाँ मेहनत करो, अपनों का दिल तोड़ो, लूटो, मारो, और अगर किस्मत मेहरबान हुई तो एक मामूली गुंडे बनकर रह जाओ। ये सब सिर्फ धोखा है। कॉलेज जाओ और एक साधारण जिंदगी जियो। लूटपाट की दुनिया के बुरे तजुर्बों की वजह से माइकल ने फ्रैंकलिन को कॉलेज जाने की सलाह दी, पर उनके मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक माइकल को पता चला कि उसका बेटा अगवा हो गया है। बेबस पिता बनकर उसने फ्रैंकलिन से मदद मांगी। फ्रैंकलिन की शानदार रफ्तार और हौसले से जिमी बच गया और माइकल ने उस पर भरोसा कर उसे काम देने का वादा किया। लेकिन घर लौटते ही माइकल हैरान रह गया। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। उसका सब्र टूट गया और उसकी आंखों में आग उतर आई। मैं उस दरिंदे को अपनी ही बीवी की इज्जत लूटने के पैसे दे रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। माफ कर दो भाई, तुम्हारी बीवी ने कहा था कि तुम्हें हमसे कोई ऐतराज नहीं। अब मैं ऐतराज नहीं, सीधा तेरे जनाजे का इंतजाम करूंगा। मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। हिसाब अब तेरी सांसों की कीमत से होगा। ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं, महज एक गलतफहमी है। इसने एक हरामजादे के साथ मेरे ही बिस्तर में शर्म की सारी हदें पार कर डाली। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा साथ दोगे? चल भाई, कमीने को उसकी औकात दिखाते हैं। माइकल के अंदर सिर्फ बदले की आग थी। फ्रैंकलिन के साथ वो टेनिस कोच के आलीशान बंगले तक पहुंचा, जहां उसके दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, पूरा बंगला मिट्टी में मिला देने का। मेरी गाड़ी के पीछे जो तार है उसे इस बंगले से कसकर बांध दो। तुम सच में इसका पूरा बंगला जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो? इस हरामखोर ने मेरा गठबंधन उजाड़ फेंका है। मैंने वादा किया था दोस्त, आज के सेशन के पैसे लौटा दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गैर हाजिरी में ऐसे और भी कई सेशन हुए होंगे दोस्त। तुम मेरे घर आकर मेरा पैसा खाकर मेरी ही बीवी के साथ पीठ पीछे छुरा घोंपते हो। क्रोध में अंधा होकर माइकल ने अपनी गाड़ी और लोहे की तार का इस्तेमाल किया और टेनिस कोच के बंगले को खंडर बना दिया। बदला पूरा होने की तसल्ली के साथ दोनों घर लौटे, पर वहां एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। जिस बंगले को उन्होंने तोड़ा था वह मेक्सिको के खूंखार बंदूक और बारूद के व्यापारी मार्टिन का था। मार्टिन ने माइकल की मौत का ऐलान किया और उसकी जान बख्शने के बदले बंगले की कीमत वसूली। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? शायद हाँ। जरा इन जनाब को भी मेरी पहचान से रूबरू करवाओ। मार्टिन मद्रासो। दुनिया इसे व्यापारी कहती है, अंडरवर्ल्ड इसे सरताज मानता है। इस पर गैर कानूनी नशे के कारोबार चलाने का आरोप लगा था, लेकिन इसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग मार दिए गए और मुकदमा गिरा दिया गया। शाबाश बच्चे। माइकल, मेरा तुमसे एक सवाल है। तुमने
तुमने मेरे शानदार बंगले को मलबे में क्यों बदल दिया? मुझे लगा उसका मालिक मेरी बीवी के साथ सो रहा था। एक टेनिस कोच के लिए वो कोठी कुछ ज्यादा ही शाही नहीं थी। उस वक्त मेरी अक्ल पर गुस्से का पर्दा पड़ा था। अब उसकी भरपाई तुम करोगे और मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास बैठेगी। इतनी बड़ी रकम कमाने का रास्ता सिर्फ एक ही दलदल से होकर जाता है। पुराने दोस्तों से संपर्क करना होगा। मुझे थोड़ी देर सोचने दो फ्रैंकलिन। यही से माइकल की तकदीर ने फिर करवट ली और उसे उसी अंधेरी गली में वापस खींच लाई जहां से वो कभी जान बचाकर निकला था। उसकी किताब में पैसे कमाने का बस एक ही उसूल था, डकैती, लूट, खून पसीने से लिखा गया खेल। बीते बरसों में उसने अपनी उस खूनी जिंदगी से दूर भागने की हर मुमकिन कोशिश की थी। परिवार चुना, सुकून ढूंढा और एक शरीफ इंसान बनने का ढोंग रचा। मगर जब हालात गला दबोच ले तो इंसान को वही हथियार उठाने पड़ते हैं जिन्हें वो दफना चुका होता है। मजबूर होकर उसने अपने पुराने साथी लेस्टर से संपर्क किया। एक होशियार और चालाक हैकर अपने मरे हुए दोस्त का स्वागत नहीं करेगा कमीने। मुझे यकीन था कि एक दिन तू मेरे घर जरूर आएगा, लेकिन मैं तो मर चुका था। मौत भी तुझे झेल नहीं पाई। अब मुद्दे पर आ, कौन सी मुसीबत तुझे मेरे दरवाजे तक घसीट लाई है? तुझे कैसे मालूम? उलझने ही इंसान को अतीत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर करती हैं। मैं कभी एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया लेस्टर। देर आए दुरुस्त आए। मेरे लिए काम करके अपनी दोस्ती का मुआवजा चुका देना। मुझे एक जोखिम भरा काम करवाना है और तुझे मेरी मदद चाहिए। दोनों फायदे में रहेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। खैर, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। ना तूने सरकार को मेरा नाम दिया, ना ही मुझे धोखा दिया। रही बात तेरी, मैंने भी तेरा राज दफनाए रखा कि तू किसी कब्र में सड़ने के बजाय एक ऐसी शादी में गल रहा है जहां तेरी बीवी और बच्चे तेरी कद्र नहीं करते। लेकिन इसी बीच माइकल को फिर याद आ गया कि उसने ये जिंदगी छोड़ी ही क्यों थी। क्यों उसने अंडरवर्ल्ड की राह से मुंह मोड़कर एक परिवार चुना था। जब उसका अपने ही बेटे से टकराव हुआ तो उसे एहसास हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, उसके अपने घर के अंदर भी चल रही है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? वो मेरा टीवी था। जुबान संभाल कर बात करो। आज माँ की बात सच साबित हो गई। आपको अपने परिवार के जज्बातों की कोई कद्र नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करो। वाह पापा, क्या शानदार सीख है। टीवी तोड़कर दी गई ये नसीहत हमेशा याद रहेगी। एक बाप होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत का तरीका सच में कमाल है पापा। पहले चीजें तोड़ते हैं, फिर उसे नेकी का नाम देते हैं। माइकल और उसके परिवार के बीच के फासले बढ़ते जा रहे थे। उसके बच्चे और बीवी उससे नफरत करने लगे थे। बदकिस्मती से माइकल के पास फिलहाल आगे बढ़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। कर्ज की जंजीरें तोड़ने के लिए उसे उसी राह पर लौटना पड़ा जिसे वो कभी छोड़ आया था। इसलिए उसने गहनों की दुकान में चोरी करने की योजना को अंजाम देने का फैसला किया। जगह और पहरे की कमजोरी कहती है कि पेचीदे रास्ते इस डकैती में काम नहीं आएंगे। हालात सादगी मांगते हैं। अंदर घुसने से पहले हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे। शोरूम का पहरेदार बाईं तरफ होगा। हम उसे बेहोश करेंगे और ठीक 15 सेकंड बाद तुम अंदर घुसोगे। तुम कर्मचारियों पर कड़ा दबाव बनाओगे। एक आदमी भीड़ संभालेगा। तब तक मैं और लेस्टर काउंटर से सारा माल समेट लेंगे। पूरे काम में बस 90 सेकंड लगेंगे। आखिरकार डकैती का दिन आ गया। माइकल और उसकी टोली ने अपनी पहचान बदली और सुरक्षा कवच पहना जो उनके सिर और जिस्म को ढाल की तरह बचा सके, और फिर शोरूम पर धावा बोल दिया। देवियों और सज्जनों, मैं आपको 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ। मुझे आपकी कीमती सांसें खत्म करने पर मजबूर मत कीजिएगा। बिना होशियारी दिखाए जमीन पर बैठ जाइए। कांच तोड़कर उन्होंने सारे गहने चुरा लिए। मिशन की कामयाबी की खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। लेकिन उसी वक्त माइकल ने कुछ ऐसा बोला जो भविष्य में उसकी शांत जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाला था। मैंने पुलिस को खबर कर दी है। तुम बच नहीं पाओगे। इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं भूलों में दफन कर दो। इसके बाद वे सभी वहां से भाग निकले। लेस्टर ने उनसे वादा किया कि डकैती से कमाया गया मुनाफा उन्हें थोड़े समय बाद मिल जाएगा। जब वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगे तभी एक सरकारी अफसर माइकल के घर आ पहुंचा। उसने उन्हें एक क्लिप दिखाई जिसमें वही पहरेदार राष्ट्रीय टेलीविजन पर माइकल की डकैती का बयान दे रहा था। मैंने उन लुटेरों का डटकर सामना किया। उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि इंसान रोजाना हजारों बातें भूलता है और समझदारी इसी में है कि मैं उनका चेहरा अपनी यादों से मिटा दूं। ये खबरें ट्रेवर तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने ये समाचार सुना वो एक ही पल में माइकल के शब्द पहचान गया।
इंसान रोजाना 1000 बातें भूलता है। समझदारी इसी में है कि आज इस चेहरे को उन्हीं फूलों में दबा। वो ये देखकर दंग रह गया कि उसका दोस्त मौत को मात देकर लौट आया है। हैरानी और खुशी ने उसे एक साथ जकड़ लिया। लगभग 10 साल बीत गए। मैंने तुम्हारी मौत का मातम मनाया था दोस्त, लेकिन तुम तो मरे ही नहीं थे। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त थे माइकल। अब तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे इस पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले तुम्हारी दहलीज पर कौन दस्तक देने वाला है। ट्रेवर का दिल धोखे की आग में धड़क रहा था। हर धड़कन में गुस्से की लपटें उठ रही थी। पिछले 9 सालों से ट्रेवर ने अपने दोस्त की मौत का शोक मनाया, और माइकल ने ये जानते हुए भी उसे अंधेरे में रखा। जो दोस्त कभी कदम से कदम मिलाकर चलते थे, हर जुर्म हर खतरे में साथ होते थे, जिनके बीच भरोसे का रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा था, आज वही रिश्ता धोखे की बुनियाद पर खड़ा नजर आ रहा था। ट्रेवर के लिए यह कोई साधारण धोखा नहीं था, बल्कि दोस्ती के नाम पर किया गया कत्ल था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस 2 पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन की शुरुआत थी।